नमस्कार, स्वदेश विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। भारत, रूस और चीन, ये तीनों देश न सिर्फ एरिया और स्ट्रेटजी के लिहाज से बल्कि आर्थिक शक्ति और सबसे बड़े बाजार के तौर पर दुनिया में सब पर भारी पड़ सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की जिद ने एससीओ समिट में इन तीनों महाशक्तियों के साथ का वो पावर पैक शो दिखा दिया जो न सिर्फ अमेरिका की नींद उड़ाने वाला है बल्कि ये नए वर्ल्ड ऑर्डर का प्रतीक भी एक तरह से माना जा रहा है। जी हाँ, टैरिफ की मार झेल रहे भारत, चीन और रूस अब मजबूती के साथ एक साथ खड़े दिख रहे हैं। पीएम मोदी, राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति जिनपिंग का फोकस आपसी रिश्तों को और मजबूत करने पर है। भारत, चीन और रूस की दोस्ती अब सामूहिक शक्ति और ग्लोबल संतुलन की नई नींव रख रही है। एससीओ समिट ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि ग्लोबल स्तर पर अमेरिका और पश्चिम का दबदबा अब चुनौतियों के घेरे में है। भारत, चीन और रूस का ये त्रिकोण शांति, स्थिरता और विकास को नया सपोर्ट दे रहा है। आपसी सहयोग से एनर्जी, ट्रेड, डिफेंस और टेक्नोलॉजी में नई संभावनाएं उभर कर सामने आ रही हैं। समिट की कामयाबी से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी साफ संदेश गया है। चीन, रूस अलग और ईरान को अलग थलग करने की अमेरिकी कोशिश को तगड़ा झटका लगा है। ट्रंप के टैरिफ ने रूस, भारत, चीन की पुरानी त्रिमूर्ति में एक तरह से नई जान फूंक दी है। इनके साथ आने से ग्लोबल मंच पर ट्रंप अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं। भारत, चीन और रूस का मजबूत त्रिकोण अमेरिकी दबदबे में एक स्पष्टता में कमी ला सकता है। यह शक्ति संतुलन और क्षेत्रीय शक्ति संरचना को एक नया आकार दे सकता है। तीनों देशों की ये एकजुटता ग्लोबल संघर्षों के समाधान और आर्थिक सहयोग में बेहद अहम साबित हो सकती है। ये तमाम जो हैं वो संभावनाएं हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा और विश्लेषणात्मक नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल होगा और चर्चा में हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट्स भी शामिल होंगे। चलिए, और आज चर्चा में हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान फिलहाल जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जाने माने विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव साहब जुड़ चुके हैं और हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं नॉन रेजिडेंट फेलो अटलांटिक काउंसिल और हमारे कार्यक्रमों की अक्सर शोभा बढ़ाने वाले रतन श्रीवास्तव साहब। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। रतन जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करूंगा। एससीओ मतलब एक तो इसकी अवधारणा और इसका जो पूरा गठन रहा, वो वक्त के साथ ऐसा लग रहा था कि बस एक सिंबल के तौर पे है। बहुत ज़्यादा जिस मकसद के साथ इसकी शुरुआत हुई थी वैसा दिखता नहीं है। लेकिन ये एससीओ समिट कई मायनों में बहुत सारे संकेत दे रहा है। ज़रा हमें बताइए कि क्या मायने निकाले जाएं, मतलब क्या थोड़ा ऑप्टिमिज्म के साथ देखना होगा, मतलब ये इस वाकई नए ऑर्डर का, नए वर्ल्ड ऑर्डर की एक तस्वीर खींची जा रही है, एक नक्शा भले ही धुंधला ही सही लेकिन नजर आने लगा है। जी, आपने आज मुझे कार्यक्रम पे बुलाया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और संजीव जी के साथ मिलकर के कुछ बातें कर सकते हैं। आपने जो एससीओ के बारे में की सबसे पहले, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली आप जानते हैं एक सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे शुरुआत हुई थी, रीजनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। समय बदलता गया और ये एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए इसका इसका संगठन होता गया और कई नए देश जुड़ते गए। वैसे तो इसको शुरुआत में रशिया था, हम थे, चाइना था, बाद में इसके अंदर ईरान आया, फॉर एग्जांपल तुर्की आया, पाकिस्तान आया। तो ये सब रीजनल समन्वय बनाने के लिए जैसे किसी देश का किसी और देश के साथ ज्यादा अच्छा संबंध है, तो उसने उसको इसका हिस्सा बनाने की कोशिश की इस रीजनल ग्रुपिंग में। मगर ये एक चीज फिर भी साबित इसमें यही रही कि ये ग्लोबल साउथ का ही एक समन्वय रहा है इसके अंदर। इसमें बाहर के देश नहीं है, वेस्टर्न कंट्रीज इसमें नहीं है। इसमें ग्लोबल साउथ ही चल रहा है। और
पिछले कुछ समिट्स में हमने देखा कि इसका थोड़ा डाइल्यूशन हुआ है। जैसे विदेश मंत्री आते थे या देशों के रक्षा मंत्री जाते थे। किंतु इस बार जो हम देख रहे हैं, जो इस समय ग्लोबल ऑर्डर चल रहा है, जो जियोपॉलिटिक्स चल रही है, उसकी वजह से इस बार देशों के प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट जो भी उस देश में जिसके जो भी चोज़न रिप्रेजेंटेटिव है वो आए हैं। तो ये कहा जा रहा था कि भारत के प्रधानमंत्री यदि पुतिन के साथ, राष्ट्रपति पुतिन के साथ और शी जिनपिंग के साथ मिल करके यहाँ पे खड़े होते हैं एक स्टेज पे, तो ये एक बहुत बड़ा एक संकेत, एक संदेश हो सकता है कि ग्लोबल ऑर्डर में अगर एशिया चाहे तो एशिया का बैलेंस पश्चिम से ज़्यादा अच्छा हो सकता है। क्योंकि जो बिगेस्ट इकोनॉमीज़ हैं इस समय, सेकंड एंड फोर्थ इकोनॉमीज़ चाइना और इंडिया, अगर वो एक साथ मिल जाएँ, तो हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमारी जो डिमांड है, हमारी जो इंडस्ट्री है, वो सब सारा संतुलन बदल सकती है। तो एक तो ये गया है संदेश। दूसरा ये हमें देखना है कि भारत और रशिया का जो बायलैटरल संबंध है, वो बहुत पुराना है और बहुत समय से है, टाइम टेस्टेड है। और उसी तरह से चाइना और रशिया का भी अपना एक बायलैटरल अरेंजमेंट है, जो भी बहुत पुराना टाइम टेस्टेड है। लेकिन इस त्रिकोण में तीनों कोणों के अपने इंटरेस्ट है नहीं। और जैसे डिप्लोमेसी में बोलते हैं कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज, देयर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट्स। तो परमानेंट इंटरेस्ट इंडिया, चाइना और रशिया का सिर्फ एक हो सकता है और वो है इस समय यूएस। और यूएस की बढ़ती हुई इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बढ़ाने की जो ट्रेड टैरिफ्स के जो बढ़ रही है एशिया की दिक्कतें, उसको कैसे सँभालें, उसको कैसे आगे बढ़ाएँ और अपनी शक्तियों का हम कैसे इस्तेमाल करें। चाइना के पास अगर रेयर अर्थ है, मिनरल्स है, बैटरीज़ है, तो भारत के पास डिमांड है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, अ, एजुकेटेड जनरेशन है, जो टेक्निकल मैन पावर है हमारे पास, अ, ज बिल्कुल, आपने सही वो कहा। एक हमारा मतलब स्ट्रेंथ है। ये तमाम हितों के साथ जो एक नए तरह के संबंधों की इबारत लिखी जा रही है, इसको थोड़ा इस नज़रिए से भी देखना होगा। मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाऊँगा, लेकिन हमारी सहयोगी सुमिता करीर हमारे साथ बनी हुई हैं और एससीओ समिट से जुड़ी तमाम बातें जो हैं, वो लगातार हम तक पहुँचा रही हैं। सुमिता बताएँ क्या रहीं बड़ी बातें और हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बताइए, क्या कुछ जो है इस वक़्त मायने रख रहा है एससीओ समिट से? मतलब बहुत ऑप्टिमिज्म का माहौल है, तमाम चीज़ें हो रही हैं, नैरेटिव हर गुज़रते वक़्त के साथ बदल रहे हैं। एब्सोल्युटली, अगर आप एससीओ समिट को देखेंगे तो उनका जो जॉइंट कम्युनिके है, जो फाइनल उन्होंने अपना कम्युनिके निकाला है, उसमें 3 चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं जिसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। एक तो उन्होंने पहलगाम टेरर अटैक को कंडेम किया है और ये इंडिया के लिए काफ़ी बड़ी विन है, क्योंकि जब एससीओ समिट में राजनाथ सिंह गए थे, जो उस लेवल पे हो रही थी, डिफेंस मिनिस्टर्स का एससीओ समिट चाइना में हो रही थी, तब इंडिया ने वो जॉइंट कम्युनिके साइन नहीं किया था क्योंकि उसमें टेररिज्म का मेंशन नहीं था। ना कि सिर्फ इस डॉक्यूमेंट में टेररिज्म का मेंशन है, पर इसमें पहलगाम टेरर अटैक के लिए कॉन्डमनेशन भी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए वो है कि ग्लोबल ट्रेड ऑर्डर जैसे डिसरप्ट हो गया डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स की वजह से, वहाँ पे उसमें लिखा है कि मल्टीलैटरल ट्रेडिंग को एक तरीके से प्रमोशन दिया गया है, उन्होंने अपनी जॉइंट स्टेटमेंट में लिखा है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उन्होंने कंडेम किया है जो यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान के ऊपर अटैक किया था कुछ ही महीने पहले इसराइल के सपोर्ट में, क्योंकि इसराइल और ईरान के बीच में काफ़ी स्कर्मिशेस हो रही थी। तो ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बट अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो डेफिनेटली ये एक बूस्ट है, ना कि सिर्फ इंडिया के लिए बट RIC, रशिया इंडिया चाइना ब्लॉक के लिए। ये तब हो रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप के जो टैरिफ्स हैं उन्होंने पूरे दुनिया भर में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन कर दी है, और उस डिस्ट्रप्शन की वजह से एटलीस्ट ये 3 कंट्रीज़ हैं, इन 3 कंट्रीज़ के लीडर्स ने वोकली बोला है कि यूनिलैटरलिज्म नहीं हो सकता ग्लोबल ट्रेडिंग ऑर्डर में, और WTO के जो कन्वेंशंस है आप उसको बाईपास नहीं कर सकते, बट वो हो रहा है। इसके अलावा ब्राज़ील ने बोला था। अब जो दूसरी चीज़ें हैं वो नोट करने वाली ये कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मीटिंग करी, ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा मोमेंट है इंडिया के लिए, चाइना के लिए, और उन दोनों देशों के टाइज़ के लिए
ये जो हैं दोनों देशों के बीच में, क्योंकि ये 7 साल के बाद जो है ये एक ऐसी विजिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाइना में की है। लास्ट ईयर उन्होंने कजान में की थी ये मीटिंग प्रेसिडेंट शी के साथ, पर डेफिनेटली इस टाइम जो कम्युनिकेशन आया है प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की तरफ से कि जो बायलैटरल टाइज है वो थर्ड पार्टी नहीं डोमिनेट कर सकती, और इंडिया और चाइना डेवलपमेंट पार्टनर्स है, इंडिया और चाइना कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी बोला कि अगर ट्रस्ट को मेंटेन करना है तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट और सेंसिटिविटी होना एक दूसरे के इश्यूज़ के लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है। ओवरऑल अगर आप टेक अवेज देखेंगे एससीओ समिट के तो यही है कि नंबर 1 इंडिया और चाइना को आपस में कोलैबोरेट करना होगा। एक दूसरे जो बॉर्डर इशू है उसके लिए एक प्रैक्टिकल अप्रोच ली जाएगी जहां पे दोनों की सेंसिटिविटीज़ को अडॉप्ट किया जाएगा। तो डेफिनेटली वो जो एक बड़ा इशू था बॉर्डर का इशू उसके ऊपर भी उन्होंने बोला है। और कल आपने जैसे देखा होगा विक्रम मिस्री जो इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी है उन्होंने भी बोला कि ट्रेड डेफिसिट को अब कम करने की मांग है। ट्रेड डेफिसिट को कम करना अब भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। और ये जो बातचीत हुई थी ये दोनों देशों के प्रीमियर्स के बीच में हुई थी, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में। उसके अलावा फ्लाइट्स के रिजम्पशन के बारे में बात हुई और ओवरऑल जो उन्होंने मतलब बोला है कि टेररिज्म और ये सारी बातें जो हैं वो इशारा साफ तौर पर यही कर रही हैं कि जो कुछ अब तक हुआ है मतलब वो एक प्रोडक्टिव कम से कम पिक्चर दिखा रहा है। मतलब वो आमतौर पे इससे पहले जिन परिस्थितियों और जिस तरह के एनवायरनमेंट में भारत चीन के बीच बातचीत होती थी उसका जो आउटकम होता था तो बड़ा धुंधला सा होता था। इस बीच पूर्व राजनयिक फॉरेन एम्बेसडर जयंत दास गुप्ता सर भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। जयंत सर थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन जयंत सर मैं आपके पास आऊँ, संजीव सर मैं आपके पास आना चाहूँगा। एक बात तो माननी होगी कि जाहिर सी बात है कि ये जो पूरी टाइमिंग है और इस पूरे एससीओ समिट से जितनी भी बातें बाहर आ रही हैं वो कम से कम एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का तो काम कर रही हैं। निसंदेह ये कॉन्फिडेंस भारत के अंदर हमेशा से रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो बहुत ही आक्रामक और नकारात्मक टैरिफ नीति की वजह से जो अस्थिरता पैदा हुई है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक अनस्टेबल सिनारियोस दिख रहे हैं, उसको भी ये समिट का और इसका जो आउटकम है एक बूस्ट प्रदान करेगा, उसको स्टेबलाइज करने में, उसको डील करने में मददगार साबित होगा। जैसा कि ज्वाइंट कम्युनिके जो आया है उसमें सारी बातें बहुत स्पष्ट हैं और जाहिर है कि भारत इस पूरे एससीओ की प्रक्रिया का बहुत सम्मान करता है और भारत इस एससीओ के आगे आने वाले समिट्स की और इसके पूरे प्रोसेसेस की सफलता के लिए अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन भारत देगा। क्योंकि एक बात मैं और अवश्य कहना चाहता हूँ कि भारत एक मल्टीपोलर विश्व व्यवस्था में विश्वास रखता है और भारत के जो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को बनाने का भारत का जो संकल्प है उस प्रक्रिया में एससीओ का भी एक अहम स्थान है, ब्रिक्स का एक अहम स्थान है। आप जानते हैं कि ब्रिक्स की बैठक अगले वर्ष भारत में होने वाली है, शिखर बैठक, और उसके लिए भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नेताओं को इनवाइट किया है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग को और राष्ट्रपति पुतिन को। और जाहिर है कि ये बैठक भी महत्वपूर्ण होगी और भारत जैसा कि मैं कह रहा था कि एक वैकल्पिक विश्व व्यवस्था की जो तलाश चल रही है उसमें मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का समर्थक रहा है। साथ ही साथ इस विजिट के माध्यम से भारत ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को विशेष रूप से और पूरे विश्व को भी इस बात का संदेश दे दिया है कि भारत अपनी, चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे वो रक्षा नीति हो, चाहे वो आर्थिक नीति हो, सब में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को इंटैक्ट रखेगा। उसके साथ भारत कभी भी कोई समझौता नहीं करेगा। भारत को ऑयल किससे खरीदना है, किससे नहीं खरीदना है, किससे हमें संबंध रखने हैं, किससे किस स्तर के संबंध रखने हैं, ये जो सारे निर्णय हैं वो जाहिर है कि भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को पूरी तरीके से एक्सरसाइज करते हुए लेगा। और जाहिर है कि जब मैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता हूं तो उसमें भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर निर्णय लेता है। और हम आज का जो नया भारत है, मैं अवश्य ये कहना चाहूंगा कि आज का जो नया भारत है प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का, उसमें हम वैश्विक हितों को भी ध्यान में रखते हैं। वसुधैव कुटुंबकम ये वक्त का तकाजा भी है और बहुत सारी चीजें ऐसी, मतलब उसमें सबसे बड़ा उदाहरण चीन से हमारे रिश्ते रहे हैं। मतलब
और जाहिर सी बात है कि जो एक अलाइनमेंट चल रही है ख़ासतौर पे साउथ एशिया में, किस तरह से चीज़ें एक बार फिर से रीअरेंज हों, उस पर भी निगाहें टिकी हुई हैं। जयंत सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन मतलब एक कार में निकलते हैं और वो तस्वीरें, जाहिर सी बात है उसके बड़े मायने हैं। मतलब वो सुर्खियां भी बटोरेंगी और उसका अपना महत्व भी है। मतलब एक ऐसे माहौल के बीच में जब अमेरिका लगातार जो है वो रशिया से तेल खरीदने के मुद्दे पर लगातार एक प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है, लगातार भारत पर दबाव बना रहा है। एक तो ये चीज है और दूसरा ये है कि भारत और चीन के संबंध भी मतलब जटिल ही है। मतलब उनको शायद एक समिट और उसके कुछ प्रोडक्टिव आउटकम से हम बहुत बेहतर नहीं मान सकते। आप इसे कैसे देख रहे हैं? मतलब खासतौर पे दोनों देशों के रिश्तों को दो अलग अलग चश्मे से देखना होगा, भारत रशिया, भारत चीन। देखिए, भारत रूस के संबंधों का जहां तक सरोकार है, मोदी प्रधानमंत्री जी ने जो अपने व्यवहार से और अपने जेस्चर से स्पष्ट किया है कि वो प्रेसिडेंट पुतिन के काफी करीब हैं और उनके बहुत अच्छे संबंध हैं। और उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन ने भी माय डियर फ्रेंड मोदी कहा है। तो ये सब चीजें जो हैं सो इंगित करती हैं कि संबंध बहुत प्रगाढ़ हैं। और दूसरी बात है कि भारत ने तो नकार दिया है स्पष्ट रूप से, शब्दों में नहीं लेकिन अपने आचरण से, कि रशिया से तेल खरीदने की जो बात है उसमें भारत अडिग रहेगा। और जो उसके राष्ट्रीय हित में है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हमारे विदेश मंत्री ने कहा है, कई लोगों ने कहा है, नेता स्थानीय लोगों ने, तो हम उसमें कोई किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो ये स्पष्ट है। दूसरी बात यह है कि चीन से जहां तक संबंध है, तो एक बात गौर करने की है कि शी जिनपिंग साहब ने यह कहा कि बॉर्डर डिस्प्यूट जो भी है या जो भी बाउंड्री से संबंधित बातें हैं उसको रिंग फेंस किया जाना चाहिए, और वो आपसी संबंध जो और पहलुओं के हैं और खास तौर पर जो हमारे व्यापार के संबंध हैं उस पर उनका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जब बातें कही, अपनी बात रखी, तो उसमें उन्होंने इस बात का समर्थन नहीं किया कि वो रिंग फेंस करके उसको दरकिनार कर दिया जाए। उन्होंने इस चीज की ओर इंगित किया कि वो जो है जब तक उसका समाधान नहीं होता है और अगर वहां पर हमारी सीमाओं पर अगर इस प्रकार का तनाव बना रहेगा तो फिर सामान्य स्थिति लाने में कठिनाई होगी। तो इस प्रकार का उन्होंने इंगित किया, पर प्रत्यक्ष रूप से इस बात नहीं कही लेकिन परोक्ष रूप से इस चीज को जरूर दोहराया। तो चीन के लिए हो सकता है कि जो सीमा विवाद की बात है उसको वो दरकिनार करके वो व्यापारिक संबंध और प्रगाढ़ बनाना चाहता हो, लेकिन हमने अपने स्टेटमेंट से, ये बयान से स्पष्ट किया है कि दोनों चीजें साथ साथ चलनी पड़ेंगी। और सीमा विवाद एक अहम मुद्दा है जिसका समाधान जरूरी है और वहां तनाव नहीं चाहिए। अगर तनाव होता है तो फिर व्यापार आगे बढ़ नहीं सकता है। ये बहुत ज़रूरी भी है। मतलब शायद दोनों देश इसको समझते हैं, लेकिन ये बहुत पेचीदा मामला है और वक्त के साथ इसमें कब क्या हो जाए ये बड़ा सवाल उठता है। चलिए, हमें यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के बाद भी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रतन जी, जब बात भारत और चीन की आती है, हम तमाम संभावनाएं खोज लें, हम तमाम एक बेहतर पिक्चर देख लें, लेकिन उसके बावजूद एक गैर भरोसेमंद वाले जो देश का टैग है
चीन पर हमेशा लगता है, कम से कम भारत के मसले पे तो शायद उदाहरणों की कमी नहीं है। मुश्किल क्या है, मतलब आपको और लगता कहाँ है कि सहमति अगर बने तो फिर उसमें कौन कौन से ऐसे पेंच हैं जो सुलझाने होंगे, तब जाकर स्थितियां बेहतर होंगी? ये प्रशांत जी, जैसे अभी जयंत सर ने भी हित किया अपने कॉन्वर्सेशन में आपके साथ, कि चीन के साथ हमारे संबंध ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं और एज कंपेयर टू जो हमारे संबंध है रशिया के साथ। तो चीन के साथ जो हमारे संबंध है वो हिंदी चीनी भाई भाई 1.0 2.0 और अब कहते हैं 3.0 के उसमें अगर देखा जाए तो हमारा कई बार विश्वास तोड़ा गया है, स्पेशली बॉर्डर डिस्प्यूट्स में। चाहे वो गलवान हो, गलवान के पहले सिक्किम भूटान की तरफ था, उसके पहले हमने जो देखा है कि जभी भी हमारा कोई अरुणाचल का व्यक्ति जाता है, ट्रैवल करता है, तो उसको स्टेपल वीज़ा देते हैं। कहते हैं अरुणाचल उनके हिस्से का है। तिब्बत का पुराना प्रॉब्लम है। हमारे पास दलाई लामा जी हैं। तो ये जियोपॉलिटिकल रियलिटीज़ हैं जो हम नकार नहीं सकते हैं और ये बहुत पुरानी चली आ रही है। जब भी हमने कभी रिश्ते अच्छे करने की कोशिश की है, कोई ना कोई ऐसा एक इंसिडेंट हो गया है जियोपॉलिटिकल या बॉर्डर पे, जिसकी वजह से हम इसमें आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन अभी जो प्रधानमंत्री जी गए 7 साल के बाद और प्रधानमंत्री जी की शी जिनपिंग जी के साथ जो बातें हुई हैं और जो डेलीगेशन लेवल टॉक्स हुई हैं, ये हमें, अगर हम एक स्ट्रक्चर्ड वे में देखें, एक स्ट्रक्चर के को भरते हुए देखें, तो हम ये देखेंगे कि इसमें 2-3 पहलू हैं। एक तो कमर्शियल एंगल है। जैसे कि चीनी कंपनियों के भारत में निवेश करने की यदि अनुमति मिल जाए, प्रेस नोट 5 हमने किया था, जहाँ हम अपने लैंड बॉर्डर्स जिन कंट्रीज के साथ शेयर करते हैं, वहाँ पे वो कंट्री ऑटोमैटिकली एफडीआई में नहीं आ सकते हैं। उसमें हमारा वही एक ही इंटरेस्ट था कि चाइना ऑटोमैटिक एफडीआई पे ना आए। तो मे बी हम एक चाइनीज निवेश के बारे में सोच सकते हैं, डिफेंस, आईटी, सिक्योरिटी, सेमीकंडक्टर्स, ऐसे मतलब सेक्टर्स जो सेंसिटिव है, उसके अलावा छोड़ करके बाकी बैंकिंग में या फिनटेक में हम देख सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, ई कॉमर्स में क्या कर सकते हैं। हमारी फ्लाइट शुरू हों, जब लोगों के संबंध तभी होंगे जब डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होंगे। आप जानते हैं गलवान के बाद से डायरेक्ट फ्लाइट बंद है, करीब 7 साल हो गए। बिल्कुल। कोई चाइना चाइना और इंडिया के बीच में डायरेक्ट बिल्कुल। फ्लाइट और नहीं। और तो और जब मेरे ख्याल से बिजनेस कम्युनिटी का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा, मतलब जी, बहुत जी, सा हद तक इन सारे जो डिस्प्यूट हैं और इन जहाँ भी रोड ब्लॉक्स हैं उनको अगर हटाना है, इन सब के बीच में संजीव जी हमें बताइए, ट्रम्प के रिएक्शन का भी इंतजार रहेगा? नहीं, अब देखिए, ट्रम्प के रिएक्शन का इंतजार तो मैं नहीं करूंगा। राष्ट्रपति ट्रम्प के रियलाइजेशन का, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का इंतजार अवश्य है। और अमेरिका यदि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन अगर करता है, यदि वो इस बात को रियलाइज करता है कि वो गलतियां कर रहा है, तो ऐसे में मेरा अभी मानना है कि भारत और अमेरिका की ये जो कंप्रेहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो अच्छी बन सकती है। और चूंकि इस पार्टनरशिप का जो आधार है वो बहुत ही मजबूत है, साझा लोकतांत्रिक मूल्य, साझा हित, साझा अवसर, साझा चुनौतियां। लेकिन अब देखना होगा कि क्या ट्रम्प का प्रशासन, राष्ट्रपति ट्रम्प अपनी गलतियों को रियलाइज करते हैं या बिल्कुल, नहीं करते। बिल्कुल, बिल्कुल। और संजीव जी, आपके नेटवर्क में कुछ समस्या है और आपका वीडियो हम तक नहीं पहुंच पा रहा है। जैन सर, मैं आखिरी सवाल के साथ आपके पास आऊँगा। हमें ज़रा बताइए कि अब मतलब यहाँ से फिर आगे की तस्वीर आप क्या देख रहे हैं? सबसे पहली बात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने बयानों में विगत कई माहों में ये ब्रिक्स के खिलाफ में अपनी अभिव्यक्ति की है। उनके उनका मत है कि ब्रिक्स एक एंटी अमेरिकन संगठन है, जिसका एक मुख्य ध्येय है डी डॉलराइजेशन, जिसमें कि अमेरिका की जो वित्तीय स्थिति है और जो वित्तीय शक्ति है, उसको ठेस पहुंचेगा। और इस लिहाज से उन्होंने ये भी कहा था, वो बहुत बातें कहते हैं, तो एक दफा उन्होंने ये भी कहा था कि ब्रिक्स के सदस्यों पर वो 100% का टैरिफ अतिरिक्त लगा सकते हैं। तो ये बात तो अब तक प्रभावी नहीं हुई है, लेकिन वो कब क्या करेंगे इस पर कोई भरोसा नहीं है। तो ये जो संगठन है एससीओ, ये ब्रिक्स से अलग है। लेकिन अगर आप देखें
तो ब्रिक्स में जो 5 मुख्य देश हैं, रशिया, इंडिया, चाइना के अलावा साउथ अफ्रीका, ब्राजील है, इसमें शामिल नहीं है। लेकिन बाकी इसमें ब्रिक्स का जो कोर लीडरशिप है, अगर आप थोड़ी देर के लिए ये साउथ अफ्रीका और ब्राजील को भूल जाएं, तो ये ब्रिक्स का ही एक परिवर्तित रूप है। और जैसे G7 देश अपनी ओर से जो विकसित देश हैं, जिसमें से रूस को निकाल दिया गया है, वो पहले G8 था, तो उसका जो एक रवैया होता है और वो निर्धारित करता है, जैसे उसने 2022 में जब यूक्रेन का युद्ध छिड़ा, तो उन्होंने कहा कि विश्व में तेल की जो कीमतें हैं उसको स्टेबलाइज करने के लिए, स्थिरता लाने के लिए एक $60 प्रति बैरल की सीमा लगा दी जाए और उसके कम में कोई भी देश खरीद सकता है। और भारत ने उसी के तहत में तेल खरीदा रूस से। तो ये जो संगठन है एससीओ, आज नहीं तो कल ये उस प्रकार का एक रूप ले सकता है जो कि G7 के समकक्ष हो या उसका एक मतलब इसका पूरा परसेप्शन भी वही है। वेस्ट के कह सकते हैं कि काट के तौर पे बार बार इसका जिक्र भी आता है। अच्छी चर्चा रही दासगुप्ता सर, थैंक यू सो मच। संजीव जी, थोड़ी तकनीकी दिक्कत हो गई थी, माफ़ी चाहूँगा। शुक्रिया अपना समय देने के लिए। रतन जी, बहुत बहुत थैंक यू अपने इनसाइट्स देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि जो है वो आने वाले दिनों में और थोड़ी तस्वीर क्लियर हो और बेहतर हो और चीज़ें जो हैं वो भारत के हक में अगर जा रही हैं तो और ज़्यादा बेहतर तरीके से जाएँ। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि आपको ये शो पसंद आया। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।